नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरनेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 7 से संबंधित सभी कहानियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे भाई बहन मित्र इस बार 5 मार्च को होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो एक बार वीडियो को जरूर देखकर जाएं, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब बात करें इकाई 7, तो एनटीए नेट हिंदी की जो पाठ्यक्रम है, तो हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 7 में देखेंगे तो कुल आपको 17 कहानीकार मिलेंगे और इन 17 कहानीकारों से संबंधित कुल 21 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं। तो उन सभी कहानियों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ट्रिक के सहायता से याद कराने का भी प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, आप देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के लेखक कौन है। अब देखें, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र बाला घोष। कैसे दिमाग में रखें, क्योंकि ढेर सारी कहानियां हैं और ढेर सारे कहानीकार हैं, है ना। आपके पाठ्यक्रम में ही कुल 21 कहानीकार हैं। देखें, तो चंद्रदेव से जब बात करनी होगी, चंद्रदेव को आप जान ही रहे हैं कि ऊपर है ना, यहाँ से दूरी है, तो भैया आपको बात करनी होगी तो घोष करना होगा। घोष का मतलब ही हो गया आवाज़ करना पड़ेगा। तो चंद्रदेव से बात करेंगे तो घोष में करेंगे, घोष मतलब राजेंद्र बाला घोष, ठीक है ना। तो चंद्रदेव से मेरी बातें घोष में होंगी, घोष करेंगे तो चंद्रदेव से मेरी बात हो जाएगी। और कभी कभी राजेंद्र बाला घोष ना दे करके बंग महिला दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं राजेंद्र बाला घोष का एक नाम बंग महिला भी है। इन्हीं की बंग महिला के नाम से वो जानी जाती हैं और उनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष ही है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब चंद्रदेव से बात करना होगा तो घोष करना होगा, घोष फॉर राजेंद्र बाला घोष, ठीक है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन कब हुआ। इसका समय पूछ रहे हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन कब हुआ। तो प्रकाशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1904, ठीक है ना। चार कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखो, चा से चंद्रदेव, चा से चार, चा से चंद्रदेव, चा से चार। कैसे ट्रिक बनाएंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें होंगी, कितनी बातें होंगी, 4 बातें होंगी। दिमाग में रखिएगा, कितनी बातें, 4 बात करनी है। कितनी बात, 4 बात, तो घोष करो, ठीक है ना। तो चंद्रदेव से बात करनी है तो घोष करेंगे, और घोष करेंगे तो कितनी बात करेंगे, बोले सर 4 बात करेंगे, 4 फॉर 1904, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि इसमें सत्य हैं, कथन, है ना। कह रहे हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें, है ना, कहानी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको दिखाई तो देंगे 117-18 प्रश्न, लेकिन 117-18 प्रश्न के पीछे आप देखेंगे तो कम से कम 500 प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या बना कि कौन सा विषय या कौन सा कथन सही है। पहला कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है, बिल्कुल सही है, दिमाग में रख लीजिएगा। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है, सही है। दूसरा है हिंदी की पहली व्यंग्यात्मक कहानी है, राइट, हिंदी की पहली व्यंग्यात्मक कहानी है। और तीसरा, ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, ये भी सही है। और चौथा है हिंदी की एकालाप शैली की कहानी मानी जाती है। तो चारों विकल्प आपने देखा, सही है। आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। कहने का आशय है कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से, है ना, चंद्रदेव से मेरी बातें। हिंदी की पहली व्यंग्यात्मक कहानी, बिल्कुल चंद्रदेव से मेरी बातें। पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। और हिंदी की एकालाप शैली की कहानी मानी जाती है। एकालाप का मतलब इसमें एक ही तरफ से जो है वार्तालाप दिखाया गया है। तो इस सबको ध्यान में रख लीजिएगा कि इससे संबंधित अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए तो निश्चित रूप से आप चारों विकल्प को सही करिएगा, ठीक है ना। राजनीतिक कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है, पत्रात्मक शैली में है और एकालाप शैली में लिखी गई है। सबको दिमाग में बैठाते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए, आगे देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 4, स्त्री जात की मुक्त की बात कहने वाली प्रथम महिला लेखिका कौन है, ठीक है ना। अब देखिए, स्त्री जात की मुक्ति की बात कहने वाली प्रथम महिला राजेंद्र बाला घोष। देखिए भाई, ऐसी महिला हो सकती है
जो घोष कर सकती हैं। घोष करेंगी तभी क्या करेंगी, वो स्त्री जात की मुक्ति की बात कह सकती हैं। तो स्त्री जात की मुक्ति की बात कहने वाली प्रथम महिला लेखिका कौन है, राजेंद्र बाला घोष जी हैं। ठीक है, चलिए आगे एक प्रश्न बना है कि राजेंद्र बाला घोष किस कहानी का मूल नाम है। देखिए प्रश्न आ गया, तो राजेंद्र बाला घोष किस महिला कहानीकार का नाम है, तो आपका उत्तर होगा बंग महिला। कौन, बंग महिला। और आप देखें यही एक ऐसी महिला है जिनके नाम के साथ महिला लगा हुआ है, बंग महिला। ठीक है ना, बंग महिला, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक ऐसे लेखक हैं जिनके नाम के साथ वृक्ष लगा हुआ है, राम वृक्ष बेनीपुरी। एक ऐसे भी आप देखेंगे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, है तो पुरुष और नाम उनका सुमित्रा स्त्रीलिंग है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना है, और जब भी आप इनके इनसे संबंधित कोई चीज़ याद करें तो क्लू मैट्रिक में उसको शामिल कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस वायस राय का वर्णन है। अब किस वायस राय का वर्णन होगा, तो बता रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को हम ट्रिक बनाएंगे कनिंग। कनिंग माने होता है चालाक। जो व्यक्ति चालाक होगा, कनिंग होगा, उसी से बात की जाएगी। तो चंद्रदेव से मेरी बातों में कौन सा किस वायस राय का वर्णन है, कनिंग है। जो कनिंग वायस राय, कौन, कनिंग, कनिंग फॉर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग की बात इसमें की गई है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि चंद्रदेव से मेरी बातें प्रश्न संख्या 7 है, कहानी के विषय में सही कथन है। अब कौन सा कथन सही है, देखिए पहला आपको दिखाई दे रहा है कि व्यंग्य रूप में लिखा गया है, दूसरा है मनोरंजन प्रधान हास्य शैली में लिखा गया है। तो देखिए मित्रों, दोनों विकल्प सही है, एक तो व्यंग्य रूप में है और दूसरा मनोरंजन प्रधान हास्य शैली में लिखा गया है। कौन, चंद्रदेव से मेरी बातें। कब लिखी गई, 1904 में। किसने लिखा, बंग महिला, या जिन्हें आप कह सकते हैं राजेंद्र बाला घोष ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संख्या 8 है कि दुलाई बाई कहानी के लेखक कौन हैं। तो देखिए बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष दुलाई बाई कहानी के लेखक हैं। अब देखिए जो दुलाई बाई होगी ना भैया, तो इसे क्लू में शामिल करिए। जो भी दुलाई बाई होगी वो बिल्कुल एक महिला होगी, है ना। तो महिला कौन, बंग महिला, दिमाग में रख लीजिएगा, या राजेंद्र बाला घोष, ध्यान में रख लीजिएगा, दुलाई बाई कहानी के लेखक हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दुलाई बाई कहानी का प्रकाशन कब हुआ, 1907। उत्तर है 1907 में। अब देखिए कैसे दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। दुलाई बाई, अब दुलाई बाई होगी तो कहाँ कहाँ रहेगी, आपके साथ साथ है ना। जो बाई है और आपकी दुलारी है, तो दुलारी बाई को आप क्या करेंगे, बिल्कुल साथ साथ रखेंगे। साथ साथ पर 1907 में लिखी गई कहानी है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 पे आप नजर दगाएं और देख रहे हैं कि दुलाई बाई कहानी के विषय में सही है। कई विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है। तो पहला विकल्प है कि प्रौढ़ हास्य कहानी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दुलाई बाई, बिल्कुल सही है। तीसरा है हास्य विनोद कथा है, बिल्कुल सही है। और चौथा है नवविवाहिता की मनोदशा का चित्रण है, ये भी सही है। और पांचवा नवविवाहिता के साथ हंसी मजाक किया गया है, ये भी सही है। और छठा है इसमें दो दोस्तों की कहानी है, तो ये भी सही है। आपका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो कहने का आशय है कि मेरे द्वारा इन जो आज की विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से आपको ढेर सारे प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और इसके साथ ही साथ आपको परीक्षा में लाभ पहुंचाएगा। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि दुलाई बाई कहानी एक प्रौढ़ हास्य कहानी है। दूसरा कह सकते हैं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन होता है, हास्य विनोद कथा है। इसमें नवविवाहिता की मनोदशा का चित्रण किया गया है और नवविवाहिता के साथ हंसी मजाक का भी दृश्य इसमें दिखाया गया है और दो दोस्तों की कहानी है। ये सब चीज़ें आप कहानी जब पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, दुलाई बाई कहानी के संबंध में सत्य है ना। तो कौन सा एक कथन ऐसा है जो सत्य है, ध्यान से आप देखिएगा कि पहला कथन है कि बंशीधर नवल किशोर दोनों दोस्त हैं, बिल्कुल राइट है कि बंशीधर एंड नवल किशोर आर फ्रेंड। ठीक है ना, तो दोनों मित्र हैं। दूसरा प्रश्न है जानकी बंशीधर की पत्नी है। ठीक है ना,
तो जानकी बंशीधर की पत्नी है, बिल्कुल सही है। तीसरा है सीता बंशीधर की साली है, बिल्कुल, जब काशी में जाते हैं तो इनकी साली वहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। और चौथा आप देख रहे हैं बंशीधर की ससुराल काशी में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा नवल किशोर जिनको जो कि इनका मौसेरा भाई लगता है, उसकी ससुराल कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो आपने देखा कि ये 500 के 500 विकल्प सही हैं। तो कहने का आशय है, ये कथन आप दिमाग में रख लीजिएगा कि बंशीधर और नवल किशोर दुलाई बाई के पात्र हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। जानकी बंशीधर की पत्नी है और सीता बंशीधर की साली है और बंशीधर की ससुराल कहाँ पे है? काशी में है। नवल किशोर कौन है? इनका मौसेरा भाई है, मित्र है, जिसकी ससुराल कलकत्ता से है। कलकत्ता से कौन आ रहा है? नवल किशोर। और काशी से कौन आ रहा है? बंशीधर। दोनों की मुलाकात इलाहाबाद में होती है। तो ये सब चीज़ें आप कहानी में पढ़े होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम लोग इसको डिस्कस करें, ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हैं, लगभग 116-17 प्रश्न आपको डिस्कस करने हैं और एक प्रश्न से अंतर्गत कम से कम 4-5 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा माधव राय सप्रे। तो माधव राव सप्रे की बात करें। अब एक टोकरी भर मिट्टी, देखिए इसमें प्रश्न बनता है, कभी कहीं लिखा जाता है टोकरी भर मिट्टी, तो टोकरी भर मिट्टी नहीं बल्कि कहानी जो शीर्षक है वो एक टोकरी भर मिट्टी है, ध्यान में रखिएगा। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक जो है वो कौन है? वो बोले माधव राय सप्रे। तो एक टोकरी भर के कौन लाता है मिट्टी? बोले माधव, ठीक है ना। एक टोकरी भर के मिट्टी कौन लाएगा? माधव लाते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर है 1901 में। तो देखिए एक टोकरी भरेंगे तो बिल्कुल एक फार 1901, एक टोकरी में मिट्टी एक, ठीक है ना, एक फार 1901 ध्यान में रख लीजिएगा और आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपने क्या देखा कि पहला प्रश्न देखा चंद्रदेव से 4 बातें हुई, दुलाई बाई को साथ साथ रखते थे, टोकरी भर मिट्टी एक है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा, एकदम बिल्कुल आपको रटा दिया जाएगा और अंत में सारी कहानियों को मैं वैसे ट्रिक से आपको रटा दूंगा अंगुलियों पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 14 है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के विषय में कौन सी बात सही है, कौन सा कथन या कौन सा तत्व सही है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक टोकरी भर मिट्टी से संबंधित कथन है, पहला है कि 1901 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह एक मौलिक कहानी है, ये भी सही है। तीसरा है यह एक छोटे कथानक की कहानी है, ये भी सही है। और चौथा है देवी प्रसाद वर्मा ने इसे प्रथम कहानी माना है, ये भी सही है। तो दिमाग में रख लीजिएगा उपयुक्त सभी जो कथन हैं वो एक टोकरी मिट्टी से संबंधित कथन है और सभी के सभी सही हैं। आपने क्या देखा कि 1901 में सरस्वती पत्रिका में छपती है कौन? एक टोकरी भर मिट्टी, एक मौलिक कहानी है, छोटे कथानक की कहानी है और देवी प्रसाद वर्मा जी ने इसे प्रथम कहानी माना है, तो ध्यान रखिएगा। और शुक्ल जी ने किसको माना? शुक्ल जी ने तो इंदुमती को पहली कहानी माना है, शुक्ल की इंदु। और बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह ने किसको माना? परिणय को माना है, परिणय कहानी पहली कहानी है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। यहाँ से आपने देखा कि 4-5 प्रश्न आपके दिमाग में बनने चाहिए। टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। टोकरी भर मिट्टी एक मौलिक कहानी है, छोटे कथानक की कहानी है और देवी प्रसाद वर्मा ने इसको पहली कहानी माना है और इसको पहली कहानी मानना भी चाहिए, ठीक है ना। आधुनिक शोध जो हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को ही मानना चाहिए, ठीक है ना, जो कि 1901 में लिखी गई है। शुक्ल जी ने इंदुमती को माना है हिंदी की पहली कहानी और बच्चन सिंह ने परिणय को माना है। तो ये सब चीज़ें भी आप दिमाग में रखते हुए चलते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 15 आप देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र हैं जमींदार, बुढ़िया, पोती, उपयुक्त सभी के सभी सही हैं, है ना। तो जमींदार भी है, बुढ़िया भी है, पोती भी है और सभी आप देखेंगे। छोटे कथानक का तो यही 3-4 कथानक आपको मिलेंगे वहाँ पर, यानी कि 3-4 पात्र ही देखने को आपको मिलते हैं। एक जमींदार है, एक बुढ़िया है, उसकी पोती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 ध्यान से देखें कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का विषय है, ठीक है ना। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का विषय क्या है? तो विषय देखेंगे इसमें एक विधवा बूढ़ी औरत के जीवन पर आधारित है,
बिल्कुल सही है। एक विधवा बूढ़ी औरत है, उसके जीवन पर आधारित है। दूसरा है मार्मिक कहानी है, बिल्कुल बड़े ही मार्मिक मर्म से युक्त कहानी है, मार्मिक कहानी है। और तीसरा है कर्तव्य श्रेष्ठ और धन का वर्ग और विधवा का निर्मल मन। इसमें देखेंगे कर्तव्य श्रेष्ठ दिखाया गया है और धन का गर्भ इसमें घमंड तोड़ा गया है और विधवा का निर्मल मन इसमें दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे कहानी में जमींदार का अहंकार देखने को मिलेगा, भ्रष्ट वकील आपको देखने को मिलेगा और सुखद अंत मिलता है। अंत में क्या होता है, बड़ा सुखांत होता है। क्यों? क्योंकि अंत में जो है वो क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जो है ना कुटिया रहती है, जो झोपड़ी रहती है, वो बुढ़िया को दे दी जाती है, जो कि है ना, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो क्या हो गया कि अंत इसका सुखद होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 17 क्या है कि राही कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए राही कौन बोले? सुभद्रा कुमारी चौहान। राही सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 18, राही कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन काल की बात की जाए तो 1947, दिमाग में रख लीजिएगा 1947। राही सुभद्रा कब? बोले 1947 की राही कौन है? बोले सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि राही कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है या प्रमुख पात्र कौन है? तो अनीता है, ध्यान में रख लीजिएगा अनीता। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 20 है कि राही को जेल की सजा क्यों होती है? तो राही को जेल की सजा क्यों होती है? आपने कहानी पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप इसका प्रश्न बना ले जाएंगे। इसका उत्तर सही सही क्या है कि 5 सेर अनाज की चोरी के आरोप में जो राही है उसे राही को क्या हो जाता है? जेल की सजा हो जाती है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 22 देखिए कि निम्न में से राही के विषय में सही कथन है। ध्यान से देखिएगा कि कौन सा एक ऐसा कथन है जो कि राही के विषय में सही है, राही कहानी के विषय में। ठीक है ना। तो राही कहानी में आपने राही को देखा होगा, राही एक भिखमंगी स्त्री है, बिल्कुल सही है। राही के 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सही है। राही का पति मर गया है, बिल्कुल सही है। और राही को अनाज की जो है अनाज के चोरी के आरोप में जेल होती है, ये भी सही है। यानी कि सारे के सारे विकल्प सही हैं। तो कहने का आशय ये है कि मोटा माटी जो राही कहानी से संबंधित मुख्य बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं से आप परिचय हो जा रहे हैं, परिचित हो जा रहे हैं। और अगर यहाँ से प्रश्न बन गया तो निश्चित रूप से आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि राही कहानी किस संग्रह से ली गई है? तो राही कहानी जो है सीधे साधे चित्र संग्रह से लिया गया है। राही कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। कब? 1947 में। कहाँ से लिया गया? सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह से लिया गया है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, जिसमें कुल बात करें तो 14 कहानियां संग्रहित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राही कहानी की अनीता संबंधित है, किससे संबंधित है? विकल्प आप देख रहे हैं कि संपन्न वर्ग की महिला सत्याग्रही है, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए जेल गई हैं। तो दोनों विकल्प सही है। एक तो संपन्न वर्ग की महिला है जो कि सत्याग्रही हैं और दूसरा स्वतंत्रता के लिए जेल गई हैं। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25, प्रेमचंद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना। जन्म 80 1880 में, मृत्यु है ना 36। तो दिमाग में रखिएगा, जब भी हम मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो हमेशा कहते हैं 80 में मुंशी, 80 में मुंशी, 80 मुंशी, 80 फार 1880 में मुंशी का जन्म हुआ और मृत्यु 36। देखिए जो मुंशी होता है ना, वो मुंशी की 36 बुद्धि होती है। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि 80 में जन्मेंगे और मुंशी की बुद्धि कितनी होती है? 36। 36 फार 1936 में इनका मृत्यु हुआ है। आगे धनपत राय, इनका मूल नाम धनपत राय, बिल्कुल सही है। उर्दू में नवाब राय से लिखते थे, ये भी सही है। अजायब राय इनके पिता का नाम था और पत्नी की बात करते हैं तो शिवरानी देवी हैं। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रेमचंद से संबंधित अगर कोई प्रश्न, कोई तथ्य यहाँ से पूछा गया तो निश्चित रूप से आप उसे सही तरीके से बना ले जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है, प्रेमचंद के विषय में सही कथन है। अब कौन सा कथन है सही? देखिए पहला क्या है? ईदगाह। ठीक है ना। ईदगाह
1933 में, और दूसरा है दुनिया का अनमोल रत्न 1908 में। ये दो कहानी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद जी की सम्मिलित है, जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए ईदगाह है ना, कोई व्यक्ति जब ईदगाह में जाएगा, ईदगाह पर जाएगा तो प्रेम से जाएगा, तन मन धन तीन 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 तीन, ठीक है ना। तो ईदगाह जाना है भैया तो तन मन धन से जाओ, प्रेम से जाओ, ठीक है ना। रत्न क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है ना। तो क्या है? एक ठे प्रेम है, एक ठे प्रेम है, एक ठे 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 माने 8 है ना। क्या है? एक ठे प्रेम है, प्रेम फार मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है ना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कथन सत्य कौन सा है, ध्यान से देखिएगा कि पहला कथन है कि हामिद 4 से 5 वर्ष का बालक है, बिल्कुल सही है। आगे है आबिद मृत पिता है, किसका? हामिद का, ये भी सही है। अमीना दादी हामिद की, ये भी सही है। और इस प्रकार से जो विकल्प सही होगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो कहने का आशय है कि इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पूरी जो भी आपके पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियां हैं, तो उन 21 कहानियों का मोटा मोटा परिचय आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि हामिद 4 से 5 वर्ष का बालक है, उसका पिता आबिद जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अमीना इनकी दादी हैं, तो उपयुक्त सभी हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील, सम्मी खजरी, हामिद चिमटा, उपयुक्त सभी। देखिए जब ईदगाह देखने के लिए सभी बच्चे जाते हैं तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं, और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो कौन सा बालक कौन सा खिलौना लेकर आता है, उसको मैच कराना है। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं, और आप कैसे दिमाग में रखेंगे? तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे? जैसे तो नूरे को दिमाग में रखिएगा, नूरे वकील, नूरे वकील, वकील एक क्या होता है? एक नूर है ना, वो जो चाहे सो करा दे केस में आपको, तो नूरे वकील रखिएगा, वकील लाया। और सम्मी, सम्मी खजरी बजाया, सम्मी खजरी बजाया, ठीक है ना, सब मिलकर खजरी बजाया, सम्मी सम्मी खजरी। और हामिद का चिमटा, 3 तो आपको बिल्कुल रटा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए नूरे वकील, सम्मी खजरी, हामिद चिमटा, 3 तो आपको रटा हुआ है। चौथा जो बालक है ना, वो है मोहम्मद, है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा, मोहम्मद सिपाही, मोहम्मद सिपाही, मोहम्मद सिपाही। और मोहसिन भिश्ती, सीन भिश्ती, मोहसिन मोहसिन, है ना, भिश्ती भिश्ती भिश्ती, तो दिमाग में रखिएगा। एक तो मोहम्मद सिपाही को दिमाग में रखिएगा, और मोहसिन भिश्ती, मोहसिन भिश्ती, है ना। तो इसे देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 29 है कि ईदगाह का मूल विषय है। अब ईदगाह के मूल विषय को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचारी पुलिस की यंत्रणा, दूसरा है गरीबी के संस्कार, तीसरा है एक बच्चे की भावना को उजागर किया गया है, और चौथा है हामिद एक बुद्धवादी तर्क। आप देखेंगे हामिद का एक बुद्धवादी तर्क है, और चौथा है अपराध बोध ना होकर के जीवन बोध, और पांचवा देखेंगे गरीबी का चित्रण। तो विकल्प क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो ईदगाह के जो मूल विषय में देखेंगे तो भ्रष्टाचारी पुलिस की यंत्रणा है, गरीबी के संस्कार दिखाई देंगे, बच्चे की भावना उजागर की गई है, और हामिद का बुद्धिवादी तर्क है, चिमटा आदिलाना, है ना, कि माँ के जो हाथ जल जाते हैं, ठीक है ना। अपराध बोध ना होकर के जीवन बोध, और गरीबी का चित्रण इसमें दिखाया गया है कि जब क्या आता है ना, ईद आती है तो दिमाग में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं कि पैसे कहाँ से लाऊं, है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, हामिद की दादी ने, जिनका नाम अमीना, तो हामिद की दादी अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए? तो उत्तर होगा 3 पैसे दिए, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, कितने? 3 पैसे, ठीक है ना। तो हामिद की दादी अमीना ने हामिद को कितने? 3 पैसे दिए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न बन जाता है कि हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो हैजे से, दिमाग में रख लीजिएगा कि हामिद के पिता की मृत्यु जो है हैजे से हो गई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेम, दिमाग में रख लीजिएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है
भैया प्रेम प्रेम, ठीक है ना। और कौन सा प्रेम? एकाठ प्रेम, एकाठ आठ 1908 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर वही प्रश्न पूछ लिया है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का जो समय है, कहीं कहीं आपको 7 मिलेगा, कहीं कहीं 8 मिलेगा, तो फिलहाल दिमाग में रख लीजिएगा 1908 में, ठीक है ना। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1908 में, ठीक है। तो संख्या 34 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के विषय में सत्य है। तो इसमें क्या है? देशभक्ति एवं उर्दू की शब्दावली का प्रयोग है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अगर प्रश्न यहाँ से बन जाए तो निश्चित रूप से आप इस विकल्प को सही करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 आप देख पा रहे हैं कि दिल फिगार एवं दिल फरेब किस कहानी के पात्र हैं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ठीक है ना। दिल फिगार और दिल फरेब, यही दिल फरेब है जो दिल फिगार से कहती है कि आप मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ले आओ, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित है? पहला कथन है कि दिल फिगार नायक है, दूसरा दिल फरेब है ना सच्चा प्रेमी है, उपयुक्त दोनों, ठीक है ना। तो देखिए दिल फिगार नायक है भी सही है और दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है ये भी सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की बात की जाए तो उसका नायक जो दिल फिगार है और वो दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, दिमाग में रख लीजिएगा। उसी के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेने के लिए जाता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 37 आप देख पा रहे हैं कि दिल फरेब के लिए दिल फिगार अनमोल रत्न के लिए क्या क्या लाता है? पहला देखिए सबसे पहले जाता है तो काला चोर यानी कि जो कैदी है, कैदी के पश्चाताप के आंसू लाता है, तो दिमाग में रखिएगा कैदी का पश्चाताप का आंसू। दूसरा है प्रेमी के चिता की राख लाते हैं, और तीसरा देशभक्त सिपाही के रक्त की बूंद जो कि अपने मातृभूमि देश के लिए मर जाता है। उपयुक्त सभी ये तीनों लाता है, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या लाता है? काला चोर यानी कैदी के पश्चाताप के आंसू लाता है, दूसरी बार जाता है तो प्रेमी के चिता की राख लाता है, और तीसरी बार जब जाता है तो देशभक्त सिपाही के रक्त की बूंद लेकर आता है, जो कि सबसे अनमोल रत्न माना जाता है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल फरेब ने दिल फिगार से क्या लाने को कहा था? सही उत्तर होगा कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहा था। किसने? तो दिल फरेब ने दिल फिगार से कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का मूल विषय क्या है? तो उत्तर देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला है देश प्रेम की भावना, बिल्कुल सही है। दूसरा है जवानों की कुर्बानी, ये भी सही है। तीसरा है प्रेम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया है, बिल्कुल दिल फरेब और दिल फिगार के माध्यम से, सही है। तीसरा है सच्चा प्रेम, बिल्कुल सच्चा प्रेम। और तीसरा है 3 रत्नों की बात कही गई है। 3 रत्न आपने देखा है ना, काला चोर या कैदी के पश्चाताप के आंसू, और दूसरा आपने क्या देखा? प्रेमी की समाधि की राखी, और तीसरा देश के लिए या मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले जो सिपाही है उस सिपाही की रक्त की बूंद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल कानों में कंगन कौन पढ़ेगा भाई, कौन पहनेगा? तो इसके लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो दिमाग में रख लीजिएगा कानों में कंगना जो है राधिका पहनती है, बस, है ना। कंगन होता है, कंगन तो भैया हाथ में पहना जाता है कलाई में, लेकिन अगर कानों में कोई पहन लिया है तो कौन है? बोले राधिका। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कानों में कंगना कौन पहनेगी? राधिका रमण सिंह इसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए अब कानों में कंगना कहानी का जो समय की बात की जाए तो समय कब है? मतलब बोले सर 1931 में, 1931 में। अब कानों में कंगना कौन पहनता है ना? तो राधिका पहनती है। कितना? बोले 31 की। तो दिमाग में रख लीजिएगा राधिका 31 वर्ष की है और कानों में कंगना पहनती है। 31 बार 31 में लिखा गया है, 1931, ठीक है ना। तो राधिका क्या है? 31 वर्ष की है और कानों में कंगना पहनती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 है, कानों में कंगना कहानी के विषय में सत्य कथन है, ठीक है ना। पहला कथन है कि स्त्री की जो सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही। दूसरा है पुरुष की जो वृद्ध प्रवृत्ति है उसका चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है।
तीसरा है वासना एवं प्रेम में अंतर दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। और चौथा है प्रकृति के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है, तो चौथा विकल्प भी सही है। तो आपको जो उत्तर देना होगा उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि कानों में कंगना स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण है, पुरुष के विरुद्ध प्रवृत्ति का चित्रण है, वासना और प्रेम के अंतर इसमें दिखाया गया है, और अंत में आप देखेंगे कि प्रकृति के माध्यम से प्रेम के रूप का उजागर किया गया है। कहाँ? कानों में कंगना। कौन पहनता है? राधिका पहनती है। कितने वर्ष की है? 31 फरवरी 1931 में लिखा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 आप देखेंगे कि कानों में कंगना कहानी के विषय में एक कथन सत्य है। क्या सत्य है? तो पहला कथन है कि यह कहानी 1913 में हिंदू पत्रिका में छपी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है शुक्ल जी ने इसे अत्यंत भावपूर्ण कहानी कहा, बिल्कुल सही है। तीसरा है इस कहानी में वासना एवं प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। और चौथा है कि कहानी का प्रारंभ जो है सुखद होता है और अंत दुखद होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि चारों के चारों विकल्प यहाँ पर आपको सही दिखेंगे कि यह कहानी जो होती है कानों में कंगना 13 में हिंदू में, 13 हिंदू में, है ना। शुक्ल जी ने अत्यंत भावपूर्ण कहानी कहा। इस कहानी में प्रेम और वासना का जो चित्र है, अंतर है, स्पष्ट किया गया है। और कहानी का प्रारंभ सुखद होता है और अंत दुखद होता है, इसे भी आप इस कहानी में देखते हैं, ठीक है ना। अंत में कौन? कानों में कंगना, है ना। कहानी में क्या होता है? जो नायिका है किरण क्या हो जाती है? मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है ना। चलें प्रश्न संख्या 45 देखिए कि कानों में कंगना कहानी से संबंधित पात्र है। पहला पात्र किरण नायिका है, बिल्कुल सही। नारेंद्र नायक है, बिल्कुल, ना से नारेंद्र, ना से नायक, बिल्कुल सही। योगेश्वर की बात करें तो पिता किरण के, ये भी सही है। मोहन मित्र है नारेंद्र का, ये भी सही है। जिसने क्या है कि नारेंद्र को बताता है ना, किन्नर के पास जाने के लिए, तो किन्नर नारेंद्र को अधिक आकर्षित करता है, ये भी सही है। एक पात्र आप देखेंगे जूही भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, है ना। कौन? कानों में कंगना, किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, मोहन, किन्नर और जूही, ठीक है ना। ये सारे के सारे पात्र आपको इस कहानी में देखने को मिलते हैं, तो सभी सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है निम्न में से योगेश्वर के विषय में सही है कि योगेश्वर कौन है? दिमाग में रखिएगा। योगेश्वर क्या है? बोले किरण का पिता है, बिल्कुल सही है। नारेंद्र के गुरु है, ये भी सही है। और कहानी का विस्तारक है योगेश्वर, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त तीनों विकल्प आप देख पा रहे हैं, सही है। तो कहने का आशय है ये जो योगेश्वर है यही योगेश्वर किरण के पिता हैं और किसके? नारेंद्र के गुरु हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और कहानी के विस्तारक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 आप देख पा रहे हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल उसने कहा था किससे? गुलेरी से। उसने कहा था गुलेरी से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि गुलेरी से कहा है तो इसके जो लेखक हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात है उसने कहा था कहानी का रचना काल 1915 में, ध्यान में रखिएगा। उसने गुलेरी से क्या कहा? बोले उसने गुलेरी से 15 बार कहा। 15 बार का मतलब हो गया 1915 में लिखा गया है या 1915 में इसका प्रकाशन हुआ है। उसने किससे? बोले उसने गुलेरी से 15 बार कहा। कितनी बार? 15 बार। 15 बार 1915 में लिखा गई कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है कि उसने कहा था कहानी के विषय में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हिंदी की पहली पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई कहानी है, जिसे आप कहते हैं फ्लैशबैक, बिल्कुल बिल्कुल 1915 में लिखा गया, फ्लैशबैक में लिखा गया। और 1914 से 1918 के विश्व युद्ध का चित्रण इसमें किया गया है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से सारे के सारे विकल्प सही हैं। उसने कहा कहानी बिल्कुल हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी, पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई कहानी, और 1914 से 1918 में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। उसने कहा, किससे कहा? गुलेरी से। क्या कहा? 15 बार कहा, ठीक है ना, ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। प्रश्न संख्या 49 है उसने कहा था कहानी से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो पहला है
कि प्रेम का आदर्श रूप का चित्रण है, बिल्कुल सही है। उसने कहा कहानी में प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण है। दूसरी बात, प्रेम मिलन ना होकर के कुर्बानी है, बिल्कुल। किसका प्रेम? आपने देखा लहना सिंह का और सूबेदारनी का प्रेम जो है अधूरा रह जाता है, नहीं मिल पाता है, और अंत में उनके पति और उनके बच्चे को बचाते हुए कुर्बान हो जाता है। ठीक है ना। त्याग और वीरता की कहानी इसमें दिखाई गई है, उसने कहा था कहानी में। और क्या है? देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना का चित्रण किया गया है। तो ये सारे के सारे जो चारों विकल्प हैं सभी सही हैं। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 50 और बहुत बढ़िया प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। पहला पात्र है लहना सिंह, बिल्कुल सही है, सिपाही है फौज में। दूसरा सूबेदारनी, बिल्कुल सूबेदार वजीर सिंह की पत्नी है सूबेदारनी। और प्रेमिका है लहना सिंह की, ध्यान में रखिएगा पूर्व में। सूबेदार कौन है? वजीरा सिंह। बोधा सिंह, बिल्कुल कौन? सूबेदार और सूबेदारनी के पुत्र है, इसका नाम है बोधा सिंह। तो उपयुक्त सभी पात्र जो है उसने कहा था कहानी से संबंधित है। उसने कहा, किससे कहा? गुलेरी से कहा। कितनी बार कहा? 15 बार कहा। ध्यान में रखते चलना है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 51 आप देख रहे हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह है ना, प्रमुख पात्र है, बिल्कुल सही है। सेना का एक वीर सिपाही है, बिल्कुल सही है। वचनबद्ध सिपाही है, उसने कहा था, वचन दिया था ना, तो वचन दिया और वचन का पालन किया। उनके किसको? सूबेदारनी के, सूबेदार यानी पति को, और उनके बेटा यानी कि बोधा को, दोनों को क्या करता है? बचाता है, और खुद जो है अपनी जान की बाजी लगा देता है। ठीक है ना। आगे है सूबेदारनी का प्रेमी है, पूर्व में प्रेमी था, है ना, और जब भी मिलता है तो कहता है तेरी कुड़मई हो गई। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये सब बातें, है ना, आप कहानी में पढ़े होंगे, और यहाँ पर हम लोग केवल संक्षिप्त रूप से देख रहे हैं। लेकिन जब एनटीए नेट जून का पेपर होगा तो जून के पेपर के लिए हम लोग विस्तृत तैयारी करेंगे। जो भी मेरे भाई बहन जून की परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा कि आपको लर्न विद आभास यूट्यूब चैनल पर विस्तृत रूप से बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको नेट के समस्त कोर्स जो हैं आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी संबंधित है ना। क्या संबंध है सूबेदारनी का? तो पहला है कहानी की मुख्य नायिका, बिल्कुल सही। दूसरा है लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है, बिल्कुल सही है। तीसरा सूबेदार वजीरा सिंह की पत्नी है, बिल्कुल सही, अपने कहानी में पढ़ा होगा। और बोधा सिंह की माता है। तो उपयुक्त चारों विकल्प सही हैं, बिल्कुल। क्या है? कहानी के मुख्य पात्रिका है, लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका थी, सूबेदार वजीरा सिंह की जो है पत्नी है, और बोधा सिंह की माता है। तो यानी कि जो चारों के चारों पात्र हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। और तीनों पात्रों से संबंधित कौन है? बिल्कुल सूबेदारनी है। किसी की पूर्व प्रेमिका है, किसी की पत्नी है, तो किसी की माँ है। ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है। उसने कहा था कहानी में वजीर सिंह कौन है? बिल्कुल वजीर सिंह है, तो पहला विकल्प है। वजीर सिंह सेना में सूबेदार है, बिल्कुल। दूसरा है सूबेदारनी के पति हैं, बिल्कुल सूबेदार हैं, तो उनकी पत्नी को सूबेदारनी कहा जा रहा है। बोधा सिंह के पिता है, बिल्कुल सही, उपयुक्त है। तीनों के तीनों विकल्प सही हैं कि वजीर सिंह सेना में सूबेदार हैं, सूबेदारनी के पति हैं, बोधा सिंह के पिता हैं। ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 54 आप देख पा रहे हैं कि उसने कहा था कहानी में सूबेदार एवं सूबेदारनी का पुत्र का क्या नाम है? तो बिल्कुल सही, बोधा सिंह। ठीक है ना। सूबेदार और सूबेदारनी का पुत्र का नाम है बोधा सिंह। ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 आप देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी एक रचना गुलेरी की नहीं है? बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। उसने कहा था, बिल्कुल 15 बार कहा था, ध्यान में रखिए। सुखमय जीवन, बिल्कुल गुलेरी का है। बुद्धू का कांटा, गुलेरी का है। लेकिन विकल्प डी गैंग्रीन, गैंग्रीन गुलेरी जी का नहीं है, बल्कि 1990 में लिखी गई अगे जी की कहानी है गैंग्रीन। ठीक है ना। तो गैंग्रीन इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प डी सही है ना। विकल्प डी जो गैंग्रीन है वो गुलेरी जी की रचना नहीं है। गुलेरी जी की यही 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना, जिससे गुलेरी जी को इतना प्रसिद्धि मिली है। जिनमें सबसे प्रमुख का कारण देखा जाए तो उसने कहा था, इस कहानी से गुलेरी जी को बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 56 आप देख पा रहे हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना।
आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, जयशंकर। आकाश में कौन दीप है, किसका, बोले जयशंकर, जयशंकर, है ना। देखे होंगे जब जयशंकर का नारा गूंजता है तो कहाँ जाता है भैया, वो बिल्कुल आकाश में जाता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 57 है, आकाशदीप कहानी के प्रकाशन काल या समय क्या है, तो 1929। आकाश में दीप जलते हैं किसके, बोले दोनों, दोनों, दोनों बाने, दोनों, 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 ठीक है ना। तो दोनों, दोनों दीप किसके, शंकर के, कहाँ, बोले आकाश में। दोनों मतलब 29, ठीक है ना, ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। प्रश्न संख्या 58 है कि आकाशदीप कहानी से संबंधित है, कौन कौन सी चीजें संबंधित हैं। तो पहले देखिए, एक जलदस्यु के जीवन की कथा है, बिल्कुल सही है। जल माने जल, पानी, दस्यु माने डाकू होता है। दूसरा है आकाशदीप प्रतीक के रूप में है, बिल्कुल सही है। नारी के अंतर्द्वंद की मनोदशा का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। प्रेम और घृणा का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। और प्रकृति चित्रण द्वारा प्रेम का वर्णन किया गया है। तो उपयुक्त सभी जो कि पांचों के पांचों विकल्प सही हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आकाशदीप में क्या क्या देखेंगे, जलदस्यु के जीवन की कथा है, आकाशदीप एक प्रतीक के रूप में है, नारी के अंतर्मन के यानी कि अंतर्द्वंद की मनोदशा है, प्रेम और घृणा का चित्रण है, और प्रकृति चित्रण के द्वारा जो है प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के पात्र कौन कौन से हैं या कौन है। तो आप देख पा रहे हैं बुद्धगुप्त, ठीक है ना। एक आध बार नेट में पूछा गया है कि बुद्धगुप्त किस कहानी से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो आकाशगुप्त आकाशदीप से, बुद्धगुप्त आकाशदीप से। दूसरा चंपा, बिल्कुल आकाशदीप की पात्र। जया आकाशदीप से संबंधित है। और बणिक मणिभद्र, यानी कि उपयुक्त सभी पात्र आकाशदीप कहानी से संबंधित हैं, जो कि 1929 में लिखी गई है। जयशंकर बात करें तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो इसे मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60, आकाशदीप कहानी के विषय में सही है। तो बिल्कुल सही है कि आकाशदीप प्रसाद की कहानी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह ऐतिहासिक भूमि पर आधारित है, ये भी सही है। तीसरा है खड़ी बोली का जो सहज जो है प्रोजल और प्रांजल रूप अब देखने को मिलेगा, ये भी सही है। और अगला है तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। तो आपको जो विकल्प मिलेगा उपयुक्त सभी मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न 60 में आपने क्या देखा कि आकाशदीप एक प्रसाद की रचना है, ऐतिहासिक भूमि पर आधारित है, खड़ी बोली में सहज प्रांजल रूप देखने को मिलता है, और तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। तो सभी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है कि आकाशदीप कहानी के विषय में सही है कौन, बुद्ध नायक है। दूसरा है चंपा कहानी की नायिका है। तीसरा है बुद्धदेव की प्रेमिका है। और चौथा है मणिभद्र कहानी का खलनायक है। तो उपयुक्त सभी सही है ना। तो यानी कि आकाशदीप कहानी है ना 1929 में प्रसाद की, उसका नायक कौन है, बुद्ध, नायिका कौन है, चंपा है, बुद्धदेव की प्रेमिका है कौन, वही चंपा, और जो मणिभद्र है कहानी का खलनायक है। इसे भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 62, अपना अपना भाग कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र, ठीक है ना। अपने अपने भाग जैनेन्द्र, ठीक है ना। और अपना अपना भाग रचना काल का प्रकाशन वर्ष प्रश्न संख्या 63 है, कब हुआ, 1931 में, ध्यान में रख लीजिएगा। तो अपने अपने भाग जैनेन्द्र की कृपा से, कब, बोले 31 में, ठीक है ना। चमकते हैं, बदलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ठीक है ना। कब, 31 वर्ष की अवस्था में, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, क्लू है याद करने का, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 की बात करें तो अपना अपना भाग कहानी का जो पात्र कौन है, ठीक है ना। तो अपने अपने भाग कहानी के पात्र की बात करें तो लेखक स्वयं जैनेन्द्र जी हैं। लेखक का भावुक मित्र दूसरा पात्र है। तीसरा वकील एक मित्र हैं, इनके पात्र हैं। और चौथा 10 वर्षीय बालक है। तो उपयुक्त सभी ध्यान में रख लीजिएगा और आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है कि अपना अपना भाग कहानी के विषय वस्तु क्या है। पहली है कि 3 तरह के बालकों का, बच्चों का चित्रण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अंग्रेजी स्त्री एवं भारतीय स्त्री का वर्णन किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारतीय मनुष्य की मनुष्यता का चित्रण किया गया है, गरीबी का चित्रण किया गया है, और भाग्य भरोसे छोड़ने की बात कही गई है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं जो कि अपने अपने भाग कहानी से संबंधित हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 66 है कि अपना अपना भाग की कथा वस्तु है, बिल्कुल नैनीताल के मार्केट का वर्णन किया गया है,
ध्यान में रख लीजिएगा। अपना अपना भाग 1931 में जनेंद्र कुमार, ठीक है ना। तो क्या आपने देखा कि नैनीताल के मार्केट का वर्णन है, एक गरीब 10 वर्षीय बालक के मार्मिक चित्रण किया गया है, इसे आप देखिएगा। उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो नैनीताल के मार्केट का वर्णन है, एक गरीब 10 वर्षीय बालक का मार्मिक चित्रण किया गया है। दोनों चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो दोनों विकल्प आपको सही करना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 67 है कि तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? बोले तो तीसरी कसम कहानी के लेखक है रेणु। रेणु दिमाग में रख लीजिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है ना। आगे है तीसरी कसम कहानी का जो रचना काल है 56, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। क्या हुआ कि बोले 5-6 बार, तो क्या हुआ तीसरी कसम। तीसरी कसम कौन खाया? बोले खाए हैं 5-6 बार, 5-6 बार, है ना। या दिमाग में रख लीजिएगा 56 बार, है ना। तीसरी कसम बोले 56 बार, 56 बार, है ना। या 56 वर्ष की उम्र में तीसरी कसम खाए, दिमाग में जैसे भी बन जाए। रेणु क्या करती हैं? बोले सर रेणु, रेणु क्या करती हैं? 56 वर्ष की उम्र में तीसरी कसम खाती हैं। तीसरी कसम कब खाती हैं? 56 वर्ष की, 56 वर्ष, ठीक है ना। तो रेणु, रेणु, रेणु पार फणीश्वरनाथ रेणु, 56 पार 56 में लिखा गया, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 69 है कि तीसरी कसम कहानी का जो विषय वस्तु है, पहला है कि नायक द्वारा 3 कसम खाना, बिल्कुल सही है। नौटंकी में काम करने वाली औरत का दर्द भरे जीवन का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो देखेंगे 3 कसम खाता है नायक, और नौटंकी में काम करने वाली जो स्त्री है उसकी मनोदशा का चित्रण इस बीच में किया गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 70 है तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन है? तो पात्र आप देख पा रहे हैं, एक तो हीरामन नायक है, दूसरा हीराबाई नायिका है, बिल्कुल सही। धुन्नीराम अगले पात्र है, बिल्कुल ठीक है ना। लाल मनोहर भी अगला पात्र है, लहसनवा एक पात्र है, पलटन दास, और विकल्प आप देख रहे हैं उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि तीसरी कसम कहानी के पात्र हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, लाल मनोहर, लहसनवा और पलटन दास हैं, सभी के सभी पात्र हैं, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 71 आप देख पा रहे हैं, तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने 3 कसम कौन कौन सी खाई है? बिल्कुल 3 कसम कौन खाते हैं? पहला क्या करते हैं? तस्करी की सामान की लदनी नहीं करेगा, दूसरा बांस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरी कसम इन्होंने खाया कि किसी नाचने वाले की लदनी नहीं करेगा, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों कसम खाते हैं, ठीक है ना। तो पहला तस्करी माने चोरी का सामान मिला देगा, दूसरा बांस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरा किसी नाचने वाले की लदनी नहीं करेगा। ये 3 कसम जो हीरामन ने खाया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि तीसरी कसम कहानी में हीरामन से संबंधित है। हीरामन की बात करें, इस कहानी का अगर देखेंगे तो नायक है, बिल्कुल सही है। हीरामन एक ग्रामीण युवक है, बिल्कुल सही है। हीरामन की उम्र 40 वर्ष है, और हीरामन हीराबाई से आकर्षित है। तो ये बिल्कुल 4 के चारों विकल्प सही हैं, ठीक है ना। तो हीरामन को आप देख रहे हैं, नाटक का इस कहानी का नायक है, ग्रामीण है, 40 वर्ष की उसकी उम्र है, और हीरामन कहीं न कहीं हीराबाई से आकर्षित है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 73 आप देख पा रहे हैं, हीरामन कौन सा गीत गाता है? तो महुआ घटवारिन की गीत गाता है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 74, लाल पान की बेगम पाठ के लेखक कौन है? तो लाल पान की बेगम पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो दिमाग में रख लीजिएगा, रेणु क्या करती हैं? बोले सर रेणु लाल पान खाती हैं, है ना। लाल पान कौन? बोले रेणु, यही रेणु, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। जो तीसरी कसम खाती हैं कब? 56 में खाती हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है लाल पान की बेगम का समय, बिल्कुल 56 में, दिमाग में रख लीजिएगा कि 56 वर्ष में पान खाना शुरू करती हैं कौन? रेणु, और 56 वर्ष में रेणु क्या कर रही हैं भैया? है ना, तीसरी कसम खा रही हैं, ठीक है ना। दोनों की दोनों कहानियां 1956 में लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 76 है कि लाल पान की बेगम की पात्रा हैं, पात्र कौन कौन है? बिरजू, बिरजू की माँ, बिरजू के पापा, चंपिया, मखनी बुआ, जंगी की बहू, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो देखिए, मुख्य पात्र की बात करें लाल की बेगम में, तो बिरजू मुख्य पात्र है। अब बिरजू मुख्य पात्र है तो बिरजू की माँ होंगी, बिरजू के पापा होंगे, ठीक है ना। चंपिया, मखनी बुआ और जंगी की बहू इसके प्रमुख पात्र हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम जो है बहुत लग रहा है, और अब समय का अभाव हमको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है, गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? तो अगे, दिमाग में रखिएगा, गैंग्रीन अगे। और 78 प्रश्न संख्या 78 है, गैंग्रीन कहानी के जो रचना काल 1990 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा, गैंग्रीन का मतलब होता है कि गैंग में, है ना, इन्हीं के गुच्छों में
एक बीमारी होती है जिसमें सड़न पैदा हो जाती है और यहाँ से अगर काट के निकाला जाएगा तो यहाँ हो जाएगी, है ना, उसी को कहते हैं गैंग्रीन। तो गैंग्रीन जो गैंग का मतलब होता है 90 90 90, गैंग 90 और 90 आगे, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो गैंग्रीन आगे और 90 दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो गैंग्रीन की बीमारी जो है आगे होती है, दिमाग में रखिएगा। 90 फार 1990 में लिखा गया, आगे आगे जिनेस को लिखा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 78 है कि गैंग्रीन कहानी का एक अन्य नाम, बिल्कुल इसका एक अन्य नाम था रोज, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 80 है कि गैंग्रीन कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। तो पहला पात्र मालती को देखेंगे, दूसरा पात्र महेश्वर को देखेंगे, तीसरा आतिथ्य यानी कि लेखक खुद जो कि दूर का भाई है, दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं, ठीक है ना। तो गैंग्रीन का मालती, महेश्वर, अतिथि, है ना। और इसी में एक बालक भी है जिसका नाम टीटू है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ये सभी पात्र आपको गैंग्रीन कहानी में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 81 है कि गैंग्रीन कहानी से संबंधित हैं। बिल्कुल, मालती स्त्री पात्र और नायिका है, महेश्वर पति हैं, नायक हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, ये भी सही है। टीटू मालती और महेश्वर का बेटा है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो उपयुक्त सभी गैंग्रीन के प्रमुख पात्र हैं और सबके सब बिल्कुल संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 82 है कि गैंग्रीन कहानी से संबंधित है, क्या संबंधित है। तो पहला बता रहे हैं कि मानव यंत्र सा जीवन का अंकन, मानव जीवन का यंत्र सा अंकन किया गया है, बिल्कुल सही है। स्त्री जीवन की व्यवस्था दिखाई गई है, बिल्कुल। मालती जो स्टूडेंट लाइफ में क्या थी और अब पारिवारिक स्थिति में क्या हो गई है, ठीक है ना, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तीसरा है स्त्री की नीरसता एवं घुटन का चित्रण किया गया है और नीरस एवं निर्जीव चित्रण किया गया है, स्त्री को केंद्र मान करके लिखा गया है। तो सभी के सभी विकल्प सही हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए गैंग्रीन से संबंधित तो आप उसको आसानी से कर सकें, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 83 है कोसी का घटवार, है ना, कहानी के लेखक शेखर जोशी, कोसी, है ना, जोशी, कोसी जोशी, दिमाग में रखिएगा, कोसी जोशी, जोशी पार शेखर जोशी, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 84 है कोसी का घटवार कहानी का रचनाकाल कब है। तो दिमाग में रखिएगा 1958, 58 कोस, है ना। कोसी जोशी कितना बोले 58 कोस, कोसी कितना बोले 58 कोसी परिक्रमा करो, ठीक है ना। 58 फार 1958 में लिखा गया, कोसी जोशी 58, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या जो बात करें 85 कि कोसी का जो घटवार कहानी का पात्र, तो दिमाग में रखिएगा लक्ष्मा जो कि स्त्री पात्र और नायिका है, दूसरा है गोसाई पुरुष पात्र और नायक, यानी कि दोनों के दोनों विकल्प सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है कि कोसी का घटवार कहानी का जो विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु आप देखेंगे कि अधूरे प्रेम की कहानी है, बिल्कुल सही है। अधूरा प्रेम एवं अकेलापन है, बिल्कुल सही है। स्त्री की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। और आंचलिक कहानी है, बिल्कुल सही है। तो ये उपयुक्त सभी यानी कि चारों विकल्प आपको दिखाई देंगे और चारों सही हैं। यानी कि कोसी के घटवार कहानी से संबंधित जो विषय वस्तु है अधूरा प्रेम एवं अकेलापन, स्त्री की व्यवस्था और आंचलिक कहानी, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 87 आप देख रहे हैं कि कोसी के घटवार कहानी के विषय में सत्य है ना। पहला तो फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया, बिल्कुल सही है। जवानी के प्रेम को दिखाया गया, बिल्कुल सही है। दुख भरा प्रेम दिखाया गया, बिल्कुल सही है। अव्यक्त प्रेम, बिल्कुल सही है। अधूरी कहानी है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी के सभी सही है। किसके संबंध में? कोसी के घटवार के संबंध में सही है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 की बात करें तो चिप की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी, चिप की दावत भीष्म साहनी। दूसरा है चिप की यानी कि प्रश्न संख्या 89, चिप की दावत का रचना समय 1956 में, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। दावत कब? बोले 56 दावत। चिप की दावत दीजिए भैया ना, तो कुछ सहना पड़ेगा, ठीक है ना। और चिप को कितनी दावत देना पड़ेगा? बोले 56 दावत। 56 नहीं तो 5-6 तो कर ही लीजिए। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि चिप को दावत देंगे तो सहना पड़ेगा, सहना ही है। और चिप की दावत कितनी? 5, 6 या 56 दावत देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है कि चिप की दावत कहानी के पात्र कौन कौन हैं? शामनाथ प्रमुख पात्र हैं, शामनाथ की पत्नी, शामनाथ की माँ और चिप जो कि शामनाथ के बास हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा ये सभी के सभी पात्र बिल्कुल सही हैं। तो चिप की दावत का प्रमुख पात्र है मिस्टर श्यामनाथ,
श्यामनाथ की पत्नी, श्यामनाथ की माँ और चीफ जो कि श्यामनाथ के बास हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 91 है कि चीफ की दावत कहानी की विषय वस्तु क्या है। एक तो पहला है मानवता का अभाव है, दूसरा है माँ का बलिदान है, तीसरा एक बूढ़ी माँ के दर्द भरी कहानी है और चौथा सामाजिक और आर्थिक विडंबना इसमें दिखाया गया है और मध्यम वर्ग का चित्रण है। ठीक है ना। पांचवा आप देख पा रहे हैं कि अपने फायदे के लिए माँ का प्रयोग और छठा देखेंगे कि माँ का खुद का समर्पण। तो ये सारी बातें आपको चीफ की दावत कहानी में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है कि अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है। तो भीष्म साहनी। ठीक है ना। अब देखिए अमृतसर आ गया तो सहना पड़ेगा, क्या सहना पड़ेगा, दो चार बातें सहना पड़ेगी। दूसरा है अमृतसर आ गया का रचना काल देखा 1973, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो दिमाग में इसे भी रखना होगा। ठीक है ना। तो अमृतसर आ गया कहानी के लेखक भीष्म साहनी, कब, 1973 में। ठीक है। अमृतसर आ गया कहानी के प्रमुख पात्र हैं, एक तो बाबू सिंह, दूसरा 3 पठान और लेखक स्वयं। बिल्कुल उपयुक्त सभी सही हैं। कौन, एक बाबू है जो कि हिंदू है, 3 पठान मुसलमान है और चौथा लेखक खुद है। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है कि अमृतसर आ गया कहानी का विषय क्या है। एक तो सांप्रदायिकता की कहानी, बिल्कुल, दूसरा है विभाजन की त्रासदी और अमानवीय कृत्यों का वर्णन इसमें किया गया है। इन्हीं की सारे के सारे विकल्प सही हैं। सांप्रदायिकता है, विभाजन की त्रासदी है और अमानवीय कृत्यों का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि अमृतसर आ गया कहानी की शैली क्या है। बिल्कुल प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 है कि सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है। किसड़ा सोबती, सिक्का सोबती, सिक्का सोबती, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 98 कि सिक्का बदल गया कहानी की रचना काल, तो 1948 में, दिमाग में रख लीजिएगा। सिक्का सिक्का सोबती, सिक्का सोबती बदलती हैं कब, बोले 48 में। 48 में किसड़ा ने क्या किया, सिक्का बदल लिया, किसड़ा ने सिक्का बदल लिया। तो दिमाग में रख लीजिएगा, सिक्का बदला किसड़ा सोबती, 48 माने 1948 में लिखा गया। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 99 है कि सिक्का बदल गया कहानी की पत्रिका किस पत्रिका में संकलित था। तो प्रतीक पत्रिका में है, दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 100 आ गया कि सिक्का बदल गया कहानी का विषय वस्तु क्या है। तो एक तो है परिवर्तन का आधार दिखाया गया है, दूसरा आप देखेंगे देश विभाजन की पृष्ठभूमि है, तीसरा है विधवा नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण है, चौथा है शोषक एवं शोषित में संघर्ष दिखाया गया है और पांचवा वर्ग संघर्ष का चित्रण है, छठ उपयुक्त विकल्प सही। तो देख लीजिए सिक्का बदल गया में परिवर्तन का आधार है, देश विभाजन की पृष्ठभूमि है, विधवा नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण है, शोषक एवं शोषित का संघर्ष दिखाया गया और वर्ग संघर्ष भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 101 सिक्का बदल गया कहानी के प्रमुख पात्र हैं। बिल्कुल साहनी विधवा पत्नी शाहजी की है, बिल्कुल सही है। दाऊद खां की बात करें तो थानेदार, बिल्कुल सही है। शेरा बचपन से ही इनकी सेवा करता है, इनका नौकर है, बिल्कुल सही है। और हुसैना शेरा की पत्नी है, ये भी सही है। मुल्ला इस्माइल जो कि पटवारी है, ये भी सही है। और जबलपुर चेनाब नदी की कथा है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है सही हैं। कहाँ, सिक्का बदल गया कहानी से संबंधित हैं। आपने देखा सैनी विधवा पत्नी शाहजी की, दाऊद खां थानेदार, शेरा नौकर है, बचपन से ही इनके यहाँ सेवा भाव करता है और हुसैना शेरा की पत्नी है, इस्माइल पटवारी है और जबलपुर चेनाब नदी के बीच की कथा इसमें दिखाई गई है, इसे ध्यान से रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 102 है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के लेखक हरिशंकर, है ना। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर, ठीक है ना। अगला प्रश्न संख्या 103 है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के पात्र मातादीन खुद कहानी का मुख्य पात्र इंस्पेक्टर है, दूसरा है पुलिस मंत्री, तीसरा कोतवाल और उपयुक्त सभी, ये सभी सही हैं। ठीक है ना। तो मातादीन को आप देख सकते हैं, मातादीन जो कि शीर्षक है कहानी का, तो प्रमुख पात्र मातादीन है, एक पुलिस मंत्री, एक कोतवाल है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 104 है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के कौन कौन से जो विषय में बातें सही हैं। तो पहला है एक व्यंग्यात्मक कहानी है, दूसरा है भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा इसमें दिखाया गया है, तीसरा है निर्दोष को सजा दी जाती है, चौथा है विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को नकारना और पांचवा अंधा कानून, वेतन पर बहस, स्वतंत्र एवं प्रशासन पर बहस होती है और पुलिस शासन पर व्यंग किया गया है। तो बिल्कुल सभी के सभी विकल्प जो है यहाँ पे सही है। ठीक है। 105
प्रश्न संख्या 105 है, पिता कहानी के लेखक, बिल्कुल ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, ज्ञान का रंजन कौन है? बोले पिता। पिता ज्ञान का रंजन करते हैं। ज्ञान किसके पास? पिता के पास होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे है 106 प्रश्न, पिता कहानी का रचनाकाल 1965। दिमाग में रख लीजिएगा, पिता से ज्ञान, ज्ञान पिता से कब मिलता है? बोले 65 वर्ष में, है ना। तो 65 वर्ष में पिता को ज्ञान मिलता है, दिमाग में रख लीजिएगा। 65 फार 1965 पे लिखा गया है। पिता फार पिता, ज्ञान रंजन फार, है ना, ज्ञान, ज्ञान फार ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 107 है, पिता कहानी के पात्र, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। पिता खुद सही है, बेटा है, पत्नी है, भाई जो कि कप्तान है। उपयुक्त सभी है, सारे के सारे विकल्प यहाँ सही हैं, आप आसानी से दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 108, पिता कहानी के विषय वस्तु हैं, मानवीय जीवन की व्यवस्था का चित्रण है, गर्मी के दिनों की पीड़ा है, पिता पुत्र के रिश्ते की दूरी है, घर का कर्ता पुरुष है, पिता के जीवन का सार इसमें दिखाया गया है, स्वाभिमानी पिता होते हैं ऐसा दिखाया गया है, और पिता पुत्र को बहलाने की बात की गई है, समाज का डर है, और पिता पुत्र का प्रेम है। तो उपयुक्त सभी के सभी विकल्प आप पिता कहानी में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 109, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर, है ना। राजा निर्वसिया कमलेश्वर कब? बोले इसका प्रकाशन वर्ष 110 में, राजा निर्वसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 में। दिमाग में रखिएगा, राजा निर्वसिया कब होता है? बोले जब 57 में राजा निर्वसिया हो गया। ठीक है ना। राजा निर्वसिया कब हो गया? तो कमलेश्वर राजा निर्वसिया हो गया कब? बोले 57 माने 1957 में लिखा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 111, राजा निर्वसिया कहानी का प्रमुख पात्र। एक तो जगपति है नायक, बिल्कुल सही, चंदा नायिका, बिल्कुल सही, बच्चन सिंह कंपाउंडर, बिल्कुल सही, राजा रानी कहानी की बात इसमें आती है, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी के सभी विकल्प इसमें सही हैं। ठीक है ना। तो राजा निर्वसिया के पात्रों को आप देख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 112 आप देख पा रहे हैं कि राजा निर्वसिया कहानी का विषय वस्तु दाम्पत्य जीवन की समस्या है, स्त्री के अस्तित्व का चित्रण है, सतीत्व का, पुरुष के पुरुषत्व का, एक कहानी सुहानी है और एक जीवन की त्रासदी है। यानी कि उपयुक्त सभी सही है कि दाम्पत्य जीवन की समस्या है, स्त्री के सतीत्व का चित्रण है, पुरुष के पुरुषत्व का, और कथा आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या है 113 कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा। ठीक है ना। और निर्मल वर्मा जी का प्रथम कहानी संग्रह भी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि परिंदे कैसे होते हैं? बोले सर परिंदे निर्मल होते हैं। ठीक है ना। आगे आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 114 कि परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 1960 में। ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिएगा कि परिंदे 60 निर्मल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 कि परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए पहला है मुख्य पात्र जो कि स्त्री है, कौन है? लड़कियों की यानी कि लतिका। दिमाग में रखिएगा, लतिका स्त्रियों लड़कियों की मिशनरी स्कूल की जो वार्डन है ना, और रस्तोगी की पूर्व प्रेमिका है, कौन? लतिका। ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे लतिका छूट गया। दूसरा है मेजर गिरीश नेगी, ये मृत लतिका के प्रेमी हैं, मृत हो चुकी है इनकी। मिस्टर मुखर्जी जो लतिका का सहकर्मी है और पत्नी की मृत्यु के बाद मिस्टर से शादी करके खुशी खुशी रह रहे हैं। अगला पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि लतिका को पसंद करते हैं, पत्र भी देते हैं, बाद में क्षमा मांग लेते हैं। जूली एक छात्रा है जो कि प्रेम पत्र लिखती है, लतिका ने इसको माफ़ कर दिया है, ये भी आप देखेंगे। और अगला पात्र आप देखते हैं करीमुद्दीन जो कि लतिका के स्कूल का एक चपरासी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और फादर एंड एलमंड भी आपको एक पात्र मिलेंगे। तो मोटा मोटा आपने देखा कि परिंदे में पात्र जो आपको मिलेंगे, लतिका जो कि लड़कियों की स्कूल है, स्कूल की वार्डन है, इनके पति हैं गिरीश नेगी जिनका देहांत हो गया है, जिनके दुख से दुखी रहती हैं। अगला पात्र मिस्टर मुखर्जी हैं जो लतिका के ही सहकर्मी हैं, इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये मिस बुट से शादी करके खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका के साथ रहते हैं, सहकर्मी हैं, इनको पसंद करते हैं, इन्होंने एक बार पत्र भी लिखा था लतिका को लेकिन बाद में क्षमा मांग लिया। जूली एक छात्रा है, किसी लड़के को प्रेम पत्र लिखी थी तो उसको लतिका ने पकड़ लिया था और बाद में उसको माफ़ कर देती है। ठीक है ना। अगला पात्र जो करीमुद्दीन है, लतिका का चपरासी, इनके साथ साथ हमेशा रहता है। और फादर अलमंड अगले पात्र हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 और अंतिम प्रश्न है कि परिंदे कहानी की विषय वस्तु क्या है? तो पहला है परंपरावादी स्त्री सोच, दूसरा है प्रेम का त्रिकोण, और तीसरा है स्त्री मन के पर्दे खोलना, और चौथा है नारी मनोदशा की स्थिति का चित्रण। तो उपयुक्त सभी के सभी जो कथा वस्तु की आप परिंदे में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 116 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 300 से 400 प्रश्नों को डिस्कस किया।
आशा करते हैं कि ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए विधा को लेकर के इसी तरह से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।